सो हेलो दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव ये सब फोर्सेज हैं आखिर क्या। और बच्चों, इस टाइप के फोर्सेज आपको पता होना चाहिए। पता होगा तभी तो आप आगे देखेंगे तो सवाल में भी ऐसा ऐसा फोर्सेज लगते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण इसको जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ बच्चों, आसानी है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली में अगर यहाँ पे देखें तो इंटरनल एक्सटर्नल तो बहुत आसान है बच्चों, ये आपको वर्ड से क्लियर होगा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इंटरनल और एक्सटर्नल को। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है देखिए। इंटरनल और एक होता है बच्चों एक्सटर्नल। ये दो टाइप का फोर्सेज होते हैं जो कि काफ़ी आसान है। देखिए, इंटरनल फोर्सेज वो फोर्सेज है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाली फोर्सेज लग रही होगी। कोई भी, जैसे हमारा बॉडी है तो अंदर तो बहुत सारा चीज़ें होती रहती है ना, जो खाना पचता है, पानी पीते हैं तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो वो सब चीज़ें बच्चों होता रहता है, तभी तो ये चीज़ें प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में। तो वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होती है। हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, हम सोए रहते हैं फिर भी खाना पच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल चीज़ें हो रही है। तो इंटरनल चीज़ें होती है तो उसमें इंटरनल फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं जैसे कोई ब्लॉक है बच्चों, कोई ब्लॉक है, इसमें भी तो अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो अंदर वाले पार्टिकल एक दूसरे पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, है ना। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना बच्चों। इस टाइप के फोर्सेज जो लगाते होंगे, है ना। आप समझ रहे होंगे कि अंदर वाली चीजें पर, अंदर वाली फोर्सेज जो लगती है, हौच पौच होता रहता है, अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है ना बच्चों। एकदम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह आप समझ सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे, जैसे आपके भी पार्टिकल, आपका बॉडी सेल्स से बना होता है। सेल्स समझते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, आपने बायोलॉजी में देखा होगा, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो अंदर एक दूसरे पे वो जो फोर्सेज लगाते हैं वो इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल चेंज होता है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में अगर देख लो, जैसे मान लेते यही ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है और इधर से हमने कोई फोर्स लगा दिया, हाथ से ऐसे धक्का दे दिया। तो इस ब्लॉक पे हमने बच्चों इधर से धक्का दिया है, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे हमें को पता है, ये सब क्यों बता रहा है मास्टर, ये सब क्यों बता रहा है यार। थोड़ा सा बच्चों टाइम ले लेते हैं, इसको बता देते हैं क्योंकि मैंने नहीं बताया था, ठीक है। देख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स इसको बोलते हैं जो बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसमें चेंज कर देता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाता है, इधर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी बच्चों एक्सटर्नल ही है ना। एक्सटर्नल फोर्सेज जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट में बाहरी से ही लगते हैं, ठीक है, आसान है। देखिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हम आपको आगे बताने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों यूज होंगे ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है बच्चों। इसमें भी नाम से क्लियर होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है इधर, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है। एक्चुअली कंजर्वेटिव जो फोर्स है ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में जब वर्क डन होता है, जब फोर्स लगता है तो उसके द्वारा वर्क होता है। जब फोर्स लगाते हैं बच्चों तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कैसे, when work done by force is independent of path। वही जो पाथ ट्रेवल हुआ होगा वर्क करने में, जो पाथ ट्रेवल होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है बच्चों। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे भी होगा रास्ता, एक मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे भी रास्ता गया होगा, एक बच्चों ऐसे करके ऐसे भी रास्ता गया होगा। तो रास्ता बहुत सारा है, एक ये है, सेकंड रास्ता है, थर्ड रास्ता है ना बच्चों। रास्ता तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ये से भी हम ऐसे ऐसे तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस रास्ता, ये रास्ता तो अलग है बच्चों, ये रास्ता तो अलग है, ये रास्ता तो अलग है, लेकिन इन सब में जो वर्क होगा, एक का वर्क, दूसरे का वर्क और तीसरे में वर्क डन जो होगा वो सब बराबर होगा बच्चों, ये सब बराबर होगा। और
जो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम बस इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ए बी को सीधा लाइन जो मिलाता है वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो इस सब में बच्चों यही होगा, जो सेकंड रास्ता ए बी है उसको एस मान लेते हैं, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स लगा होगा एफ डॉट एस, सब में एफ डॉट एस ही हो जाएगा, एफ डॉट एस हो जाएगा, है ना बच्चों, सब में हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और हमेशा इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि इन क्लोज्ड पाथ, जब पाथ क्लोज्ड हो जाए देन वर्क डन इज जीरो, देन वर्क डन क्या होता है बच्चों, इसमें जीरो हो जाता है। कंजर्वेटिव जब फोर्स लगता है और कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना, कंजर्वेटिव एक फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में लगने वाली फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बच्चों, जैसे ये पाथ जो हो रहा है ना, ये पाथ चल रहा है, तो ये पूरा इसका कंजर्वेटिव फील्ड है बच्चों, है ना। इसमें जो लगने वाली फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। जब क्लोज पाथ हो जाता है बच्चों उसमें वर्क डन जीरो हो जाता है। आ रहे समझ में कैसे, देखिए मैं ए पॉइंट यहाँ था और बी पॉइंट यहाँ था, ये दोनों पॉइंट पे हमने गया, ठीक है। एक बार बच्चों ऐसे ट्रेवल किया और एक बार वहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। एक बार ए से बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ और यहाँ से भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ, लेकिन फोर्स अलग अलग लगा। इस टाइम पे फोर्स पॉजिटिव लगा होगा, इस टाइप पे फोर्स नेगेटिव लगा होगा, क्योंकि पीछे लगा है ना। इस टाइप पे फोर्स नेगेटिव और इस टाइप पे पॉजिटिव, तो इन दोनों टाइम पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आ रहे समझ में, वर्क डन इन ए बी पाथ प्लस वर्क डन इन बी ए पाथ, दोनों पाथ में टोटल हमें वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ए बी में तो ठीक है इतना हुआ, लेकिन बी ए में जो वर्क डन होगा माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ ए बी होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि फोर्स नेगेटिव लग रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, तो ओवरऑल जीरो हो जाता है। जब सर्कुलर पाथ हो, मतलब सर्कुलर तो ठीक है, लेकिन जब क्लोज्ड हो, बस क्लोज्ड पाथ देखना है। मान लेते हैं कि हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे ट्रेवल किए और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ट्रेवल कर लिए। अरे समझ में बच्चों, आ रहा है आपको समझ में, ऐसे जाके ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे आ गए, तो ओवरऑल देखेंगे तो यहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में भी जीरो होगा। लेकिन जब हम ऐसे जाके फिर ऐसे आ गए तो ये भी, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, लेकिन हम ऐसे भी लेंगे तो जीरो ही आएगा। समझिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसके कारण तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन अगर फोर्स इधर पॉजिटिव लग रहा है इधर अपोजिट में, फिर भी जीरो हो जाएगा। समझिए चीज़ों को, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल्स भी मैं देने वाला हूँ, बट पहले उससे पहले आप ये देख लीजिए बच्चों, ये देख लीजिए कि जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अब इसमें तो बच्चों कंजर्वेटिव में तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, लेकिन इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्सेस डिपेंड करते हैं पाथ पे। जो वर्क डन होता है ना, डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है बच्चों, किस पाथ के थ्रू हम ले जा रहे हैं। इसमें है कि किसी भी पाथ से ले गए तो सब में वर्क डन सेम आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सब में एक ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बच्चों फर्क पड़ता है, इसलिए क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है इसमें, ठीक है। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो रहा होगा बच्चों, समझिए। यहाँ पे अगर कोई ऐसा करके मैंने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया है बच्चों, एक हमने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है। मान लेते हैं v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा होगा बच्चों, ये ब्लॉक ऐसे करके जा रहा होगा, तो इस पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, है ना। इधर ये जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे ही तो लग रहा होगा, समझ रहे हैं आप, पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं डिस्टेंस एस ट्रेवल किया बच्चों, ये मास का ब्लॉक है, डिस्टेंस एस ट्रेवल किया उसने। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एफ डॉट डी एस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम ही जीरो है, कॉस जीरो 1 हो जाता है, तो एफ एस लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो भी म्यू होगा नॉर्मल रिएक्शन एम जी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि म्यू एम जी इंटू एस आ गया, ठीक है।
म्यू एम जी इंटू एस आ गया बच्चों। ओके, और एक चीज और बच्चों, इसमें वर्क डन तो इसमें पाथ पे डिपेंड करता है, और क्लोज पाथ का वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता। क्यों? क्लोज पाथ मतलब समझिए, एक बार यहाँ से हमने यहाँ ले गया और फिर यहाँ से यहीं ला दिया, तो मान लेते हैं जब हम ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले गए फिर वहाँ से यहाँ ले आए, तो यहाँ से यहाँ ले गए थे तो कितना रहा था वर्क डन बच्चों? इतना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तब कितना होगा? सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए, है ना? आप सोच सकते हैं बच्चों। एक सेकंड, ये तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं बच्चों, हम आपको जो बता रहे हैं, ये देखिए इसमें हो क्या रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ गया, इस इधर की तरफ वेलोसिटी था, तब क्या हो रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था और वर्क डन हो रहा था। अब यही ब्लॉक इधर से इधर आ जाए तो सेमी पाथ हो जाएगा ना, क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखिए इस बार इसका वेलोसिटी इधर से हो रहा है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ये बताना चाहता हूँ कि इस बार ये इधर से आ रहा है, क्योंकि क्लोज पाथ लेना है ना, तो एक बार इधर से गया फिर उधर से इधर आ रहा होगा, सिंपल। तो इधर से इधर आएगा तो वी वेलोसिटी से वैसे ही आ रहा है, इस पर भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा होगा, क्योंकि अब बच्चों ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगा रहा है, यहाँ भी होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। मान लेते हैं ना, ऐसे बताता हूँ उनको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो क्या हुआ हो रहा है, ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है। तो क्लोज पाथ में क्या बोल रहा है कि वर्क डन जीरो नहीं होता है इसमें, देखिए नहीं होता होगा, समझ जाइए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? ये एस डिस्टेंस ही चला है, ये एस डिस्टेंस ही चला है इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में किधर चल रहा है? इधर चल रहा है बच्चों, इधर चल रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टेंस। अरे समझिए बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर आप देखें यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था और डिस्टेंस हमने इधर चल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा था, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है बच्चों, ये ऐसे ऐसे है, तो 180 डिग्री है तो ये माइनस आएगा ना, हम प्लस क्यों लिखे थे? कॉस 180 माइनस आ जाएगा ना बच्चों, -1, तो ये माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन समझिए नेगेटिव ही होगा, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और जा किधर रहा है बच्चों? इधर जा रहा है। यहाँ पे भी 180 डिग्री है तो यहाँ पे भी बच्चों माइनस एफ एस होगा, माइनस एफ एस होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का म्यू एम जी एस, वर्क डन यहाँ पे भी आ रहा है। ये बी टू ए है और ये कितना था बच्चों? ए टू बी था। ये चीज़ें समझना पड़ेगा आपको, ए टू बी इतना था और बी टू ए इतना था। ये दोनों को देखिए बच्चों, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस और माइनस दोनों माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो ओवरऑल कुछ आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। आई थिंक क्लियर होगा। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है इसमें, जैसे एयर ड्रैग ले सकते हैं, जैसे एयर ड्रैग ले सकते हैं। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चों ये होता है ना कि या तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है या तो हमेशा ये नेगेटिव होता है, इसलिए तो जीरो नहीं हो पाता है ना। देखिए ये दोनों केस में नेगेटिव ही आ गया, इसलिए तो जीरो नहीं हो पाया, और जब जीरो नहीं हो पाया तो ये नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन हो जाता है। एयर ड्रैग ले सकते हैं, वाटर ड्रैग भी ले सकते हैं, है ना बच्चों। ये सब चीज़ें क्या करती है ना कि फोर्स जिधर रहता है उसका उल्टा ही लगता है हमेशा, तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, या फिर पॉजिटिव किसी टाइम रहेगा, तो जीरो नहीं होता है। कंजर्वेटिव में देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे में मान लेते हैं कंजर्वेटिव में समझ सकते हैं बच्चों आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी आप आगे देखेंगे वहाँ पे। मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसे ही होता है, और चीज़ें आप सब, इलास्टिक में भी ऐसे ही होता है, और बहुत सारी फोर्सेज है बच्चों, आप समझ सकते हैं। एमजी में भी लगता है कि ऐसे ही होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स में एमजी में भी ऐसा ही होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। देखिए और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्कडन हो रही है ना, यहाँ पे जितनी भी वर्कडन हो रही है वो बच्चों
डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पीछे आपको इस बारे में कुछ चीज़ें बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। क्यों होता है मैंने बताया था पीछे, एक बार और बता देता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ये भी बता देता हूँ। एक इनर्शियल फ्रेम कहीं पे बोल दिया जाएगा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना, और एक बोल दिया जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, दो टाइप का फ्रेम आपको मेनली बताया जाता है। कहीं पे ऐसा अगर बोल दिया जाए तो इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जब हम लोग किसी रेस्ट चीज से, रेस्ट पोजीशन से किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि ये बच्चों मूविंग चीज़ों से हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे हम रेस्ट पे नहीं होता है। ऑब्जर्वर इज नॉट एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज नॉट एट रेस्ट। ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं होता है ना बच्चों। जो हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठ के किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, वो मोशन कर रहा है कि रेस्ट में है, तो हम खुद रेस्ट पे होते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा है कि जिसमें ऑब्जर्वर, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हम ही रेस्ट पे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि बस जब चल रहा है, तो बस के अंदर हम हैं, तो हम भी बस के साथ चल रहे हैं ना, तो हम क्या हो गए, हमें मोशन आ गया, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, सिटिंग इन बस, सिटिंग इन ट्रेन, है ना, ऐसा चीज़ें समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि हम ग्राउंड फ्रेम में होते हैं, ग्राउंड पे। हम अगर ग्राउंड पे होते हैं तो हम रेस्ट पे होते हैं और दूसरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप? ठीक है बच्चों, ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और हम पृथ्वी को भी मानते हैं कि रेस्ट पे है, तभी तो हम ग्राउंड को रेस्ट पे क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम पृथ्वी को रेस्ट पे मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी तो चल रहा है, लेकिन हम मानते हैं बच्चों, है ना। वी कंसिडर अर्थ इज एट रेस्ट। तो ये हो जाता है इनर्शियल फ्रेम। ये हो जाता है क्या बच्चों? इनर्शियल फ्रेम। बेसिकली बस इतना ही समझना है कि इनर्शियल फ्रेम में जब हम रेस्ट से किसी चीज़ को देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम खुद मोशन में होते हैं और फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो नॉन इनर्शियल हो जाता है। ये इसलिए मैं बताया क्योंकि वर्क डन क्या होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा फ्रेम, ऐसा फ्रेम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इसलिए डिपेंड करता है कि मान लीजिए बच्चों कि आपको एक बक्से में बंद करके हम बहुत काम कर रहे हैं। हम आपको एक बक्से में बंद कर दिए और हम उठा के आपको सीढ़ी से ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम तो काम कर रहे हैं ना। कोई अगर इनर्शियल फ्रेम में बाहर से देखेगा तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी उस बक्से में बंद है उसको क्या लगेगा, हम तो रेस्ट पे हैं, तो हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आदमी आपको उठा के ले जा रहा है किसी और जगह पे, तो तब तो वो तो काम कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसका। होता है ना, जब आपको एक मान लेते बक्से में बंद कर दिया गया और एक आदमी यहाँ से आपको उठा के ऐसे करके ले जा रहा है इधर की तरफ, इस सीढ़ियों पे, है ना, ये सीढ़ियों पे ऐसे करके चढ़ता जा रहा है और आप यहाँ पे ऐसे इसमें बंद है ना बच्चों, आप ऐसे इसमें बंद है और आपको यहाँ से ले जा रहा है, तो आप तो यहाँ पे रेस्ट पे हो ना बच्चों। तो आपको तो क्या होगा, आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो रेस्ट पे है ना, मैंने तो कुछ वर्क डन किया ही नहीं। लेकिन जो ये आदमी चढ़ रहा है ऐसे करके, इस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल ये आदमी वर्क कर रहा है, लेकिन आप रेस्ट में हैं तो आप वर्क नहीं कर रहे, है ना बच्चों। समझिए, हम अगर यहाँ से आपको देख रहे हैं तो हमको तो लगेगा वर्क हो रहा है, लेकिन यही आदमी यहाँ पे सो गया जाके, तो इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि ये रेस्ट पे है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो एनर्जी क्या चीज़ है बच्चों? अब एनर्जी पे आ जाते हैं। एनर्जी कुछ नहीं है बच्चों, बस कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कितनी क्षमता है ना, उसका कैपेसिटी जो है वही हमारे पास एनर्जी हो जाता है बच्चों, है ना। हमारा काम करने का क्षमता इतना है तो हम बोलते हैं ना हम इतना काम कर सकते हैं, तो हमारे पास उतना एनर्जी है कि हम इतना काम कर लेंगे, उसी को बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, बस यही एनर्जी होता है।
ओके, देखिए एनर्जी अगर आप ऐसे चीज़ समझ गए, और एनर्जी अगर आप समझ गए ना बच्चों, देखिए कोई भी चीज़ अगर, देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, एनर्जी बहुत तरीके का होता है। जैसे आप मान लेते हैं सोलर एनर्जी देखे होंगे, जो सोलर से एनर्जी आ रहा है वो भी तो एक टाइप का एनर्जी है बच्चों। जो लाइट जल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया वो। है ना बच्चों, बहुत तरह का एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहीं पे काम कर रहे हैं हम तो मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है वहाँ पे। आप समझ सकते हैं बच्चों, बहुत तरह का एनर्जी होते हैं, है ना, बहुत तरह का एनर्जी होता है। साउंड एनर्जी होता है, जो साउंड हो रहा है, लाइट से निकल रहा है, लाइट एनर्जी हो जाता है, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब एनर्जी जो है ना, इनको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको हम जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी कहीं से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, समझिए। एनर्जी कहीं भी कहीं से भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, एनर्जी को कभी नहीं बना सकते। क्यों? ये जो सनलाइट आ रही है, इसको आप बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं बच्चों। ये सनलाइट से हम लोग खाना बना ही बना रहे हैं। सोलर कुकर होता है ना, सोलर कुकर, जिससे सोलर से खाना बनता है। तो आप उस एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज कर रहे हैं। तो कहीं पे हम लोग जनरेट किए? नहीं किए। जो लाइट आ रहा है उसे सोलर लगा लेते हैं, तो सोलर से हमको लाइट मिलता है। आ रहा है समझ में बच्चों? सोलर से फिर रात में हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो एनर्जी वहां से मिला, सोलर कंजर्व किया, फिर यहाँ पे दे दिया। तो ओवरऑल एनर्जी इधर से उधर हो रहा है, लेकिन कहीं पे हम बना नहीं रहे हैं। कोई कहेगा कि हम एनर्जी बना रहे हैं बच्चों? कभी नहीं कहेगा। इसीलिए बोलते हैं वी कांट जनरेट एनर्जी बट वी कैन चेंज इट्स फॉर्म। बट वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में, है ना बच्चों? ये चीज़ समझना है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि जब कहीं पे टरबाइन नचता है ना, तो टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर कैसे आ रहा है? कहीं बोला जाता है डैम लगा होता है, डैम होता है, डैम ऊपर होता है, ऊपर से जब पानी बहुत स्पीड से गिरता है बच्चों, तो टरबाइन होता है एक विंग टाइप का, वो ऐसे ऐसे नचने लगता है। वो बहुत स्पीड में नचने लगता है जब पानी का प्रेशर ज़्यादा लगता है इस पर। ठीक ठीक है बच्चों? तो ज़्यादा स्पीड से नचता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं से जनरेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बस आप उस पानी को ऊपर से गिरा पा रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक हम बना पा रहे हैं। तो वाटर एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं। लोग बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जनरेट नहीं कर रहे हैं आप, उस एक फॉर्म को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसमें एनर्जी है बच्चों, उस एनर्जी का यूज करके हम बना पा रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जिस चीज़ों को बना रहे हैं। हम चीज़ों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे। एनर्जी हम बना नहीं पा रहे हैं बच्चों, समझिए चीज़ों को, है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, और विंड है, हवा जो है, हवा भी तो एक एनर्जी का काम करता है। हवा चलता है तो विंड मिल होता है ना, विंड मिल, विंड मिल में उसका विंग नचता है, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हवा का एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहे हैं। समझ सकते हैं बच्चों, हर जगह पे चेंज हो रहा है ना? हर जगह पे कन्वर्टिबल है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टिबल, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज़ से उस चीज़ में, ठीक है, जनरेट नहीं कर सकते। ओके, आसान है। तो बेसिकली अगर आपको मैं बता दूं तो एनर्जी तो बहुत तरीके का हमने बताया, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, जो भी बहुत सारा एनर्जी। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इतने सारे एनर्जी तो हम देखेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को देखते देखते। तो हमें बच्चों जो एनर्जी पढ़ना है वो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बता देता हूँ, आगे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? देखिए सर, मैंने लगता है कोई यूनिट नहीं बताया बच्चों, मैंने लगता है कि आपको यूनिट नहीं बताया, बट कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है तो उसके कारण जो एनर्जी आता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। उसमें मोशन होने के कारण एक एनर्जी आता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ऐसा लिख सकते हैं,
एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। वो चलने के कारण उसमें जो एनर्जी आती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या लाए हैं, आपको एक फिगर में हम बताना चाहते हैं कि ये जब मैटियोर गिरता है ऊपर से तो उसमें भी एक एनर्जी होता है बच्चों। हम चल रहे हैं, हम भी एक प्रकार का एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरने लगता है ना तो उसमें भी एनर्जी आ जाता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ जाता है ना बच्चों। जो चीज़ मोशन में हो जाता है उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, ठीक है। हम इसको बॉल को जोर से फेंकते हैं तो इस बॉल में भी एनर्जी आ जाता है, तभी एनर्जी आने के कारण ही चीज़ों को में इम्पैक्ट आ जाता है। अरे समझ में आ रहा है, समझ में बच्चों। एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसमें भी एनर्जी है, ये कहीं जाकर टकरा जाए तो इसमें इम्पैक्ट होगा ना, सब ब्लास्ट हो जाएगा। कैसा ब्लास्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें एनर्जी है बच्चों। तो एनर्जी, क्योंकि ये उड़ रहा है ना तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो एनर्जी है। जो चीज़ मोशन और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें एनर्जी होता है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब देखते हैं इसके आगे। काइनेटिक एनर्जी बहुत प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जो अभी आपको पीछे बताया था वही सेम एग्जाम्पल समझिए। जो विंड होता है, हवा जो चलता है तो होता है ना बच्चों, ये विंड मिल होता है। विंड मिल पे जो लगा होता है चरखी, विंड मिल पे जो चरखी लगा होता है बच्चों, ऐसे करके ये क्या करता है ना कि आपस में ऐसे गोल गोल ये घूमता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमता है, क्योंकि हवा चलता रहता है। अगर हवा चल रहा है तो विंडमिल घूमता है, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल पाता है बच्चों, है ना। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल पाता है। तो ये विंड जो है, विंड जब चल रहा है मतलब मोशन में है, तो इसमें क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है। यही काइनेटिक एनर्जी जाके विंग को नचा रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। अरे समझ गए। तो जो चीज़ मोशन में होता है उसमें बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। बहुत ऊंचे ऊंचे डैम से हम लोग ऐसे करके पानी गिराते हैं ऊपर से, और यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, है ना बच्चों। टरबाइन लगा होता है, और ये टरबाइन बच्चों ऐसे करके गोल गोल घूमता रहता है। ये टरबाइन बच्चों गोल गोल घूमता रहता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा है। तो पानी में जब ऊपर से गिर रहा है, ये हाइट एज से गिर रहा है, तो इसमें बच्चों कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यही एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। समझ सकते हैं आप चीज़ों को। तो मोशन में चीज़ें हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और वही अलग अलग फॉर्म में बदलता रहता है, सिंपल। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी हमने डेफिनेशन तो समझ लिया। मैंने आपको क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करने लगता है बच्चों तो उसमें आ जाता है हमारे पास, उसमें आ जाती है हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी। समझे? एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते चलते बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो मेरे को लगता है गलत ही बन गया है। ये देखिए बच्चों, इस सेम ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ला दिया। तो हो क्या रहा है? यहाँ पे मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट में बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं यू से जा रहा था, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है बच्चों। एम मास का है, ठीक है। ये ग्राउंड है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन आते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। कैसे आता है आपको मैं दिखाता हूँ। ये कितना डिस्टेंस चला है बच्चों? बताइए बताइए। ये एस डिस्टेंस चला है। यू का वैल्यू इनिशियली रेस्ट पे, मान लेते हैं कि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं ये रेस्ट पे था। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया। हमने क्या किया? फोर्स लगा दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन देखेंगे, वर्क डन बाई फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? तो एफ डॉट एस हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो एफ एस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हम लोग एफ यहाँ पे क्या है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन है बच्चों। इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो फोर्स हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू
फोर्स मतलब इंटू एस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बता सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बता सकते हैं बिल्कुल। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगा देंगे। इनिशियली यू 0 पे है तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। आपको a का वैल्यू पता चल गया, वी स्क्वायर अपॉन 2s, इसी का यूज कर दीजिए। m इंटू ए का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस एस कट जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर आपका आ जाएगा। वर्क डन, वर्क डन बाई फोर्स। और अब यही वर्क डन इसमें काइनेटिक एनर्जी में बदल गया होगा, यही वर्क डन बाई फोर्स इसमें काइनेटिक एनर्जी में बदल गया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आया है इसमें मोशन होने के कारण आया है, तभी हम इसका यूज करके हम ला पाए हैं। तो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल गया बच्चों, इसी को हाफ एम वी स्क्वायर। आगे और आपको क्लियर होगा, आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे एक और चीज़ें हम अच्छी चीज़ें समझाने वाले हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, सिंपल है यार, बस समझना है चीज़ें जब मोशन में आ जाती है तो कैसे होती है, ठीक है। हमने एक चीज़ आपको पीछे भी बताया था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ डॉट एस होता है, मतलब यहाँ पे भी बताया है एफ डॉट एस होता है। अगर हम छोटे से वर्क डन की बात करें स्मॉल, तो क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू हो जाता है इक्वल टू एफ डॉट डी एस हो जाता है ना बच्चों। तो इसका हम लोग यूज करके भी चीज़ों को बताएंगे आगे, ठीक है, इसका भी यूज करके हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो चलिए आगे मैं और चीज़ें बताता हूँ, एक अदर फॉर्म में भी इसको बताया जा सकता है। कौन सी अदर फॉर्म में बच्चों, देखिए हमने पढ़ा था अगर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, जब स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट ऑफ डी एस। मान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन में ही है, तो एफ डॉट एस आ जाएगा डी एस, एफ डी एस आ जाएगा। अब स्मॉल है तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो छोटा सा के लिए कहाँ से कहाँ तक वो हमें देखना होगा। इनिशियली मान लेते हैं कि रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियली वर्क डन 0 होगा और फाइनली कुछ वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है बच्चों, रेस्ट पे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कहाँ पे है बच्चों, रेस्ट पे है, तो इनिशियली रेस्ट पे है तो कोई डिस्टेंस नहीं चला होगा, और फाइनली मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया होगा बच्चों, फाइनली कोई डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया होगा, वो बाद में हम देखते हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है बच्चों, और ए क्या होता है बच्चों, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो इसी का यूज कर लेते हैं, डी डब्ल्यू वर्क डन जो आ रहा है, एफ का वैल्यू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस, डी एस है ना बच्चों, डी एस ऐसे करके लिख दूँगा, ठीक है। एम तो बच्चों कांस्टेंट ही है लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डी भी यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे डी एस बाई डी टी कर देंगे। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है, तो एम भी डी भी आ जाएगा। अब डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया, एम भी डी भी आ गया बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिखना नहीं चाहिए हमें, हम तो आगे ले आए ना। तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे तो वेलोसिटी 0 ही होगा, फाइनली कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, हम रेस्ट पे मान रहे हैं देखिए, तो इनिशियली भी इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना, और भी फाइनल भी था, ठीक है, और फाइनली कुछ वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -0 इक्वल टू एम इंटू इंटीग्रेट कर दीजिए वी स्क्वायर अपॉन 2, 0 से भी, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, तो वर्क डन फाइनली आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए इस चीज़ से भी हमने निकाल लिया कि वर्क डन क्या रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही चीज़ें बच्चों काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, जो वर्क डन हुआ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी ही में बदल जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा, आसान है बच्चों, आसान है, ऐसे भी समझ सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है बच्चों, है ना, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है। सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ट्रेन है, कोई ट्रेन है बच्चों,
ट्रेन चल रहा है, मोशन में है, हम ग्राउंड पे यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, ये भी वेलोसिटी चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम, इसका जो एम मास होगा इंटू वी स्क्वायर। लेकिन हम खुद अगर यहाँ पे से यहाँ पे चले जाएं, खुद यहाँ से यहाँ चले जाएं, तो हमारा वेलोसिटी भी ही होगा और इसका भी वेलोसिटी भी ही है। दोनों वेलोसिटी सेम है तो ये रेस्ट पे लगेगा, ये फिर रेस्ट पे आ जाएगा, दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही हो गया। तो यहाँ पे जब चला जाएगा बच्चों, अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज़ मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चेंज हो गया ना, हम बाहर थे तो इतना दिखा, अंदर चलेगा तो जीरो। आई थिंक क्लियर होगा। और अंदर ही मान लेते हैं कि कोई कोई कोई, अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू। अंदर ही हम एक ब्लॉक रखे हैं मास m का और हम इस पर धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये v नोट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर हम बाहर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ m। एक तो अंदर का वेलोसिटी v है, बाहर का वेलोसिटी v नोट है, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना बच्चों। ओवरऑल हाफ m v स्क्वायर करना होगा। और अगर हम यहीं पे चले जाएं, यहाँ जाकर हम देखें इस चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बस इसका वेलोसिटी v है, तो अंदर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल है ना बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे हमारा भी वेलोसिटी अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वी नोट हो जाएगा, तो दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या ये, तो अंदर जाने के बाद ये हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाने पे चेंज हो जा रहा है, उसी को आप बोल सकते हैं ये इनर्शियल है, और ये क्या है बच्चों, ये वाली इसमें जाने के बाद नॉन इनर्शियल है। समझ सकते हैं, चीज़ें आसान है, ठीक है, चेंज हो जाती है, बस ये समझ। तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जिस तरीका से हमने देखा वर्क डन जो हमारे पीछे आ रहा था, वो क्या आ रहा था, डी डब्ल्यू आपने किया था वर्क डन इक्वल टू एम भी डी भी आया था ना बच्चों। इसके आगे एक चीज हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे क्या किए थे पीछे याद कीजिए, हम बोले थे कि इनिशियली रेस्ट पे था तो ये जीरो ले लिए थे। अब चीजें इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, तब क्या होगा, तब इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया, ठीक है। इनिशियली इसके पास वर्क डन भी हो जाएगा w1, फाइनली वर्क डन w2 हो जाएगा। अब चीज़ें रेस्ट पे नहीं रही तब ये वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। कैसे आता है दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो डी डब्ल्यू है तो उसका इंटीग्रेशन w2 माइनस w1 हो जाएगा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, v1 से v2 एम v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं w2 माइनस w1 इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। तो ओवरऑल वर्क डन जो आ रहा है, वर्क डन आ रहा है बच्चों, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बच्चों, है ना। तो डेल्टा के ई बोल सकते हैं, डेल्टा के ई बोल सकते हैं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है बच्चों वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब ये वर्क डन बच्चों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये वर्क डन इन समझ सकते हैं आप, हमने पीछे बताया कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, या फिर इंटरनल चीज़ें भी हो सकते हैं, इंटरनल फोर्स भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ों में वर्क डन जो बच्चों यही आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आएगा बच्चों, समझ रहे आप, आसान है। इसीलिए आपको पीछे बताया था कि वर्क डन बच्चों सभी चीज़ों में देख लीजिए, कोई भी किसी टाइप का कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो, तो उसमें वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, आसान है बच्चों। ओके, तो अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं इसके आगे का। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ तो आसान चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, चलिए बता ही देता हूँ। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी ये सब चीज़ें बता दी आपको, तो ओवरऑल अगर आप अब तक आप समझ गए होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो क्या आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर,
और चीज़ें देख सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी देखें मोमेंटम के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम भी पढ़े होंगे ना बच्चों मोमेंटम। तो ठीक है, हाफ एम भी क्या हो जाएगा मोमेंटम, और एक भी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बता सकते हैं भी इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन एम। तो हाफ P इंटू पी अपॉन एम, तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपके पास P स्क्वायर बाई 2m। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, P स्क्वायर बाई 2m आगे। ठीक है, यहाँ से P का वैल्यू बता सकते हैं √/2m काइनेटिक एनर्जी, ये भी बता सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों आनी चाहिए आपको, है ना, आनी चाहिए। और अगर आपको कहीं पे ग्राफ भी पूछ लिया जाए कुछ चीज़ें देखकर तो आप लोग बता सकते हैं ग्राफ, मतलब समझ सकते हैं ना, P स्क्वायर इक्वल टू 2m KE। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या ग्राफ होगा, होता ना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसी टाइप का यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। आ रहा है समझ बच्चों, ग्राफ बना सकते हैं, मान लेते हैं ऐसे करके ग्राफ बनाना है, आ रहा है समझ में। इसको मान लेते हैं कि y एक्सिस है और ये 4ax मान लेते हैं, मास कांस्टेंट है, मास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो 4ax मान लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे करके बन जाता है, ये है P और ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करके ग्राफ आप बना सकते हैं, पैराबोलिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, आसान है। और कहीं पे पूछ लिया जाके P स्क्वायर वर्सेज काइनेटिक एनर्जी का बनाना है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे y स्क्वायर था, अब यहाँ पे y सिर्फ हो जाएगा y वर्सेज x का, आसान है, ठीक है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ओके, ये सब चीज़ कैसे डिपेंड हो रही हैं, ये सब रिलेशन आपको याद नहीं करना है, आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों सवाल कर लेते हैं एक दो आसान सा। बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दे दिया हमें 2 kg का, उसके आगे बोल रहा है कि उसको थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक दिया 490 जूल से, इतना एनर्जी लगा के हमने उसको फेंक दिया। तो बोल रहा है कि हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम हाफ, ये मान लेते हैं h हाइट चला गया और यहाँ पे जाकर इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया, ये E था ऊपर जाके E/2 हो गया ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि बच्चों यहाँ पे हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, अभी आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क डन जो होता है वर्क डन बाय फोर्सेज। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट था ना मास 2m का, मास 2 kg था, तो ये 2 kg का मास पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, वर्क डन बाय mg फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय mg क्या होगा 2g h ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, mg नीचे लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनली कितना है, फाइनली E/2 है, इनिशियली E है, तो माइनस का E/2 आ जाएगा, तो माइनस का 2gh आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। अब बता सकते हैं यहाँ से हाइट कितना आ रहा है बच्चों, E/4g आ रहा है, ठीक है, E/4g आ रहा है। E कितना है बच्चों 490/4g, जी कट गया मतलब 10 से, तो ये आ जाएगा h आपका 12.5 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा, आसान है यार, किया जा सकता है ना बच्चों, किया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है दो मास दिया हुआ है हमारे पास, एक है 1g का और एक है 9g का, ठीक है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी ke है, इसके पास भी ke है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटा क्या होगा, P का P1 का और P2 का मुझे वैल्यू पूछ रहा है, उसका रेशियो कितना होगा। अभी बताया आपको बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m दोनों में सेम है, तो P कैसे चेंज होगा, P इक्वल टू होता है √2m ke, ठीक है, √2m ke। तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2m, m कितना 1g और ke तो दोनों में सेम ही है, P2 कितना हो जाएगा √2m मतलब 9g इंटू के, दोनों तो सेम ही है, तो दोनों का रेशियो लेना है P1/P2 का, ले सकते हैं तो कट जाएगा सारी चीज़ें, बचेगा क्या 1/3 करके देख सकते हैं, 1/3 बचेगा, आंसर हमारे पास 1:3 आ जाएगा। आसान है यार, किया जा सकता है बच्चों, करिएगा आप लोग, सवाल हो जाएंगे और कराएंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।